Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. Before I take up the first topic of the day, I want to make you all know that I'm suffering slightly from थ्रोट इन्फेक्शन, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया इन द थ्रोट। तो इस कारण से आज हम लोग ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन है इसको थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। नो नीड टू वरी, नो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल बी मिस्ड। ठीक है, एंड पार्डन मी फॉर द फीबल वॉइस। थोड़ा आवाज़ कमज़ोर है। कल भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो आज मैंने सोचा कि आपको बता दूं। थोड़ा सा वॉइस में आपको अंतर लग रहा होगा, बट नो नीड टू वरी, वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अगर कुछ रह भी जाता है तो इन कमिंग डेज इट विल बी कवर्ड। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट SASCI स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो स्कीम है SASCI स्कीम, इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि उस पैसे से स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं उसको डेवलप कर पाएँ, ताकि वो टूरिस्ट सेंटर जो है वो ग्लोबल अट्रैक्शन बन पाए फॉर द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। सो इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इट विल बी मैनेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर अपग्रेडेशन वुड बी 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर इस स्कीम के अंतर्गत जो भी फंड आएगा उससे पैसा लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स को वो जो टूरिस्ट स्टेशन है, टूरिस्ट लोकेशन है, उनको अपग्रेड करना है। दिस SASCI स्कीम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब SASCI स्कीम से सीधा सीधा अगर प्रश्न आएगा तो प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में इस स्कीम से सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा। मेंस में आएगा तो सवाल आएगा ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर से। सो टूरिज्म सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिए। अगर सवाल आ जाता है टूरिज्म सेक्टर से जीएस पेपर 3 में, तो इंट्रोडक्शन में वो हेल्पफुल रहेगा। टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 5.8% ऑफ इंडियाज जीडीपी। भारत का जो भी जीडीपी उसमें 5.8% डायरेक्टली कम्स फ्रॉम टूरिज्म। हर साल लगभग $18 बिलियन भारत के फॉरेक्स रिजर्व में टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, एंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल टूरिज्म इज अबाउट 1.8% ऑफ ओवरऑल रिसीट। सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में टूरिज्म से जितनी कमाई होती है उसका 1.8% कमाई भारत को होता है। अब जरा देखते हैं, ये तो हो गया करंट स्कीम के बारे में एंड सम ऑफ द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। Let us now see some of the important initiatives taken by the government of India in order to promote tourism in India. National Tourism Policy was adopted in 2015, one of the most fundamental initiative in order to promote tourism. इसके अंतर्गत देश के अंदर या फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टारगेट्स रखे गए हैं। ओवरऑल ये याद आपको रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि भारत सरकार ने अंडर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015 टारगेट रखा है कि जो भी ग्लोबल टूरिज्म होता है उसका 2015 में मार्केट शेयर भारत के पास था ओनली 0.68%, उसको बढ़ा करके 1% कर देना है बाय 2020 एंड 2% कर देना है बाय 2025। दिस वाज द टारगेट पुट इन 2015 अंडर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। 2% तक हमारा ग्लोबल शेयर में हिस्सा होना चाहिए भारत का इन ओवरऑल टूरिज्म बाय 2025। 2% तो पूरा पूरा अचीव नहीं हुआ है, लेकिन 1.8% अचीव हो गया है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल टूरिज्म इज 1.8% ऑफ ओवरऑल रिसीट। टारगेट क्या रखा गया था 2015 में? 2% का बाय 2025। पर्यटन पर्व मनाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। फिर एक स्कीम लाया गया, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रन करती है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तीनों मिल करके अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम रन करते हैं, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनियां
या पब्लिक सेक्टर कंपनियां यानी कि सरकारी कंपनियां, पीएसयूज या इवन एनजीओज, ट्रस्ट या इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या साइट, किसी भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट या साइट को अडॉप्ट किया जा सकता है बाय प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज, ट्रस्ट या इंडिविजुअल्स। और अडॉप्ट करने के बाद उनकी जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने भी अडॉप्ट किया है, कि उस मॉन्यूमेंट को डेवलप करें, अपग्रेड करें और उसको विजिटर फ्रेंडली बनाए रखें बाय प्रोवाइडिंग एमिनिटीज लाइक क्लीन टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, रैम्स, पाथवेज, ईटीसीज। जो कंपनियां हैं वो अगर हेरिटेजेस को अडॉप्ट करती हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। और भी इनिशिएटिव्स हैं, ये 3 इनिशिएटिव्स के अलावा भी और इनिशिएटिव्स हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि पूरा पूरा इसका फंडिंग भारत सरकार उठाती है। इसको स्टार्ट किया गया था साल 2014-15 में ही बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग हिस्सों में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उनको कनेक्ट किया जा रहा है और उनको एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सर्किट की तरह डेवलप किया जा रहा है। जैसे बुद्धिज्म रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया विद प्रॉपर लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट्स या बस सर्विसेज। कोस्टल एरियाज को आपस में कनेक्ट किया गया, डेजर्ट एरियाज को आपस में कनेक्ट किया गया। इस तरीके से 15 इंपॉर्टेंट सर्किट्स डेवलप किए गए हैं, थीम बेस्ड सर्किट्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, ताकि भारत के अंदर टूरिज्म प्रमोट हो। और फिर है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इस स्कीम के अंतर्गत जो रिलीजियस लोकेशंस हैं उनको अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। प्रसाद स्कीम एंड स्वदेश दर्शन स्कीम के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टूरिज्म सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, ऐसा सवाल हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैड सो फार। और ऐसे पॉइंट्स खुद के बेसिस पे सोचिए, खुद के लेवल पे, कि जो टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। एक आधा एग्जाम्पल भी उठा करके दे दीजिए जहाँ पे फॉरेन से आए हुए टूरिस्ट के साथ मिसबिहेवियर हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस तक हुआ है। इस तरीके से आप बता सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस एंड ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि ये है क्या, क्या इसका सबसे मुख्य काम है, एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करती है। इट्स अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, क्रिएटेड इन 1948 और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबर कंट्रीज तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है, जैसे पैलेस्टीन, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी वहाँ ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ, उसी में से एक है IUCN। IUCN वैसे तो कई सारे काम करता है, कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाता है वर्ल्ड वाइड, hundreds of such conservation projects, but one of the most important function of IUCN is that it prepares रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अंतर्गत IUCN कैटेगराइजेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, या उनके ऊपर कितना थ्रेट है ऑफ एक्सटिंक्शन, उसके बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता IUCN। आपने जरूर सुना होगा लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड या ओवरऑल एक्सटिंक्ट। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन IUCN अलग अलग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज में डालता है। जिन स्पीसीज का डेटा अभी नहीं है उन स्पीसीज को नॉट इवैल्यूएटेड या डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डाला जाता है। जिन स्पीसीज की एडिक्वेट डेटा आ जाती है उनको फिर इन कैटेगरी में डाला जाता है। एंड बिगर द थ्रेट या बिगर द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन दे विल बी पुट मोर ऑन द राइट वर्ड साइड। तो ये काम होता IUCN का, रेड डेटा लिस्ट प्रिपेयर करता है। इससे दुनिया की सरकारों को, देशों को पता चल जाता है कि उनके यहाँ पे जो जो स्पीसीज हैं उनके
सर्वाइवल के या ऊपर कितना खतरा है या वो कितना एक्सटिंक्शन का खतरा फेस कर रहे हैं, और फिर उस हिसाब से सरकारें कंजर्वेशन प्रोग्राम लेकर के आती हैं कि ये हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारत सरकार को पता चल गया कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, तो अब उसके लिए फिर अलग से कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लेकर के आएगी भारत सरकार। तो पूरे दुनिया भर की सरकारों को एक तरीके से अवेयर करने का काम करता है आईयूसीएन का रेड डेटा लिस्ट। फंडिंग of IUCN comes from the member government of IUCN and other multilateral agencies like World Bank and all. It also prepares protected planet report. Apart from a red data list, IUCN also prepares protected planet report. करंट न्यूज ये है कि IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस फॉर ईयर 2025 विल बी होस्टेड इन अबू धाबी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि IUCN की ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IUCN की, और इसकी 4 साल में बस एक बार मीटिंग होती है। तो 2021 में आखिरी बार हुआ था, अब 2025 में हो रहा है अबू धाबी में। यहाँ पे जो IUCN के मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे विल वोट ऑन इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन इश्यूज, और उसके बाद IUCN के लेवल पे फैसले होते हैं। तो IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हो रहा है अबू धाबी में 2025 का, 4 साल के बाद। सारे मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं IUCN के इकट्ठा होंगे और वो दे विल वोट एंड दे विल मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन। थीम ऑफ IUCN कांग्रेस 2025 इज पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about issues on polyandry. Polyandry means where one woman marries more than one man, 2 या 3 मैन या इवन मोर, उसको कहा जाता है polyandry। इस आर्टिकल को हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस पेपर 2 एज वेल एज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जीएस पेपर 4 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो करंट केस ये है कि अ वुमन नेम्ड सुनीता चौहान मैरिड 2 men who are brothers, Pradeep and Kapil Negi, from Transgiri region of Himachal Pradesh. So this is a kind of polyandry which in this particular region of Himachal Pradesh is known by the local name Jodi Dharan. It's a customary tradition in Himachal Pradesh amongst few tribes, जिसमें से एक ट्राइब है हट्टी ट्राइब जिससे ये लोग बिलोंग करते हैं, ये तीनों लोग बिलोंग करते हैं। तो इट्स ए कस्टमरी ट्रेडिशन, इसमें कुछ बिल्कुल नया या अजीबोगरीब नहीं है। तो पिछले 6 सालों में 5 इस तरह की शादियां रजिस्टर हुई हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। 5 सच मैरिजेज हैव बीन रिकॉर्डेड इन पास्ट 6 years। रजिस्टर नहीं, रिकॉर्ड हुई है। तो क्यों पॉलीएंड्री एज ए कस्टम देखा जाता है अमंगस्ट हट्टी ट्राइब्स या फ्यू अदर ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऐसा क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पॉलीएंड्री एज ए कस्टमरी प्रोविजन इन हट्टी ट्राइब एज वेल एज अदर ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो एक इससे फायदा ये होता है कि इट प्रिवेंट्स डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर दोनों की अलग अलग शादी होगी, दोनों भाइयों की, तो अलग अलग परिवार बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चरल लैंड परिवार का डिवाइड होगा। माना जाता है कि इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स फैमिलियल बॉन्ड, भाइयों के बीच में प्रेम बना रहेगा। इट ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। एक भाई अगर नहीं कमाता है, दूसरा कमाएगा, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर दोनों में से किसी एक की डेथ भी हो जाती है, येट द वीमेन विल नॉट बिकम विडो। तो अलग अलग आइडियाज से गाइडेड होकर के फिर कई सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जहाँ पे पॉलीएंड्री इज एन एक्सेप्टेड कस्टमरी लॉ। उसमें अनएथिकल जैसा कुछ नहीं है, इमोरल जैसा कुछ नहीं है, इट इज वेल एक्सेप्टेड कस्टमरी लॉ। और उसी को एग्जिबिट करते हुए इस पर्टिकुलर केस में दिस वुमन सुनीता चौहान हैज मैरिड 2 brothers, प्रदीप एंड कपिल नेगी। अब एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में कैसे इस्तेमाल करेंगे जीएस पेपर 4 में? मैंने आपको सिखाया एथिक्स की क्लास में द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, which says that there is no universal standard of judging right or wrong. Each culture has its own moral code of defining right against wrong. तो कई सारे समाज में पॉलीएंड्री बहुत अनएथिकल माना जाएगा, बट कई सारे समाज में इट इज वेल डिफाइंड कस्टमरी लॉ। फॉर एग्जाम्पल हट्टी ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं।
यहाँ पे आप इन लोगों का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंटली सीन अ वुमेन मैरिड टू ब्रदर्स। पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी को लेकर के कानून क्या है हमारे देश में, वो भी जरा देखते हैं। लेट अस इवैल्यूएट दिस एंटायर सिनेरियो फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव। तो शादियों को रजिस्टर करने के लिए, मैरिजेज को रजिस्टर करने के लिए देयर आर टू बेसिक लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट। दोनों में ही पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री मतलब एक वुमन मोर देन वन मैन से मैरी करे, पॉलीगैमी मतलब व्हेन वन मैन मैरीज मोर देन वन वुमन। बोथ आर आउटलॉज, आर आउटलॉड यानी कि गैर कानूनी है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट। इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता, जो नया क्रिमिनल कोड हमने अडॉप्ट किया है। बट देर इज एन एक्सेप्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 of Hindu Marriage Act excludes the scheduled tribe community from implementation of this law. इस कानून में साफ साफ लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में कंटिन्यू विद देयर कस्टमरी लॉज एंड हटी ट्राइब्स कम अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी आज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन 2022। सो इन्होंने ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं किया है कानूनी तौर पे, सिंस दे कम फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगता है, जो कानून पॉलीएंड्री को क्रिमिनलाइज करता है, तो इनके ऊपर वो कानून लगता नहीं है। दैट इज वाई देयर इज नथिंग लाइक इलीगल। बट हाँ, अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेनी कल्चर्स अक्रॉस द कंट्री विल इनवैलिडेट सच रिलेशन, बट वहाँ पे ये काफ़ी वेल एक्सेप्टेड कल्चरल नॉर्म है, अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड बैंक लोन टू बूस्ट आसाम एजुकेशन सेक्टर एंड सीएम फ्लाइट स्कीम। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज यहाँ पे हम देखेंगे। पहला न्यूज ये है कि असम कैबिनेट ने एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है, जिसके अंतर्गत 2750 करोड़ लोन विल बी रेज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, और इस पैसे से असम के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। जैसे स्कूल, 400 गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, लगभग 1733 आंगनवाड़ी केंद्र को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो 2750 करोड़ का लोन है, इसमें से 90% लोन विल बी रिपेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली 10% ऑफ द लोन हैज टू बी रिपेड बाय असम गवर्नमेंट। तो ये एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए मेंस में कि एजुकेशन सेक्टर, वो भी स्कूल लेवल के एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए असम सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो आप ये नए इनिशिएटिव वेयर फंड हैज बीन रेज्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक कोट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिसको आप लोगों को सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं जानना चाहिए, अपने लिए फ्यूचर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के पर्सपेक्टिव से भी आपको इसको देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे भी आपका कुछ करियर बन सकता है। इस पर्सपेक्टिव से भी देखिए, समझिए क्या है मामला। जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसमें जापानीज लैंग्वेज में ट्रेन किया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ असम को। और इससे फिर मेनली क्या किया जाएगा कि ड्राइवर की नौकरी, नर्सेस की नौकरी या आईटी प्रोफेशनल्स मतलब बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इन जापान या एनी जापानीज कंपनी वर्किंग इन इंडिया। तो पहले असम के अंदर लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसमें जापानीज लैंग्वेज सिखाया जाएगा, और उसके ऊपर से ड्राइविंग आती है, नर्सिंग का कोर्स है, या बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो 2 से 3 लाख तक की नौकरी मिल सकती है जापान के अंदर या जापानीज कंपनी वर्किंग इन इंडिया। तो इसके लिए कि असम के यूथ ये जापान के अंदर नौकरी पा सकें या जापानीज कंपनी जो भारत में काम कर रहे हैं उस पर नौकरी पा सके, उनके लिए इसके लिए उनको जापानीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग दिया जाएगा असम के अंदर। जापान को लगभग 25,000 ट्रेंड यूथ की जरूरत है इन दीज 3 एरियाज मेनली, एंड दैट टू इन ऑन इमीडिएट बेसिस, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है वो एजिंग इकोनॉमी है, वहाँ पे ओल्ड एज संख्या ज़्यादा हो रही है, वर्किंग एज कम हो रहा है, तो उनको ट्रेंड यूथ चाहिए काम करने के लिए। और आसाम सरकार ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है, और अब आसाम के अंदर ये 25,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा इन जापानीज लैंग्वेज, जिससे वो आसाम के यूथ जापान के अंदर इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाए और महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमा पाए। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी इन जापानीज लैंग्वेज। द ट्रेनिंग विल बी गिवन बाय 3 जापानीज इंस्टीट्यूट। जापान सरकार द्वारा अप्रूव की गई 3 इंस्टीट्यूट्स असम के अंदर जापानीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग देंगी।
और इस ट्रेनिंग का खर्च होगा 3 लाख रुपए पर पर्सन पर कैंडिडेट, जिसका 50% कॉस्ट आसाम सरकार बियर करेगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए आसाम सरकार बियर करेगी, एंड रेस्ट 50% हैज टू बी बोर्न बाय द ट्रेनीज देमसेल्फ, यानी कि जो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको 1.5 लाख रुपए अपने पास से लगाना होगा. दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज लाइकली टू कमेंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस ईयर, and this initiative is part of larger employment scheme by the state government of Assam, जिसका नाम है CM फ्लाइट. तो आसाम सरकार लेकर के आई है CM फ्लाइट स्कीम. CM फ्लाइट स्कीम स्टैंड्स फॉर चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट. इसके अंतर्गत असम के यूथ को ट्रेन किया जाएगा इन अदर लैंग्वेजेस, ग्लोबल लैंग्वेजेस जैसे कि जापानीज एंड ऑल, और फिर उनको दुनिया के अलग अलग देशों में जॉब पाने में हेल्प की जाएगी अंडर CM फ्लाइट स्कीम. दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय असम कैबिनेट अंडर चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत अक्रॉस द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आसाम के यूथ. CM फ्लाइट स्कीम के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यूनेस्को से रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहला बस इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं. नमस्ते स्कीम में तीसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए नहीं है, अर्बन एरियाज के लिए भी है. यहाँ पे कई सही जवाब होगा. हेवी वाटर का इस्तेमाल होता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है और स्टेट हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल मैटर चौथा सही है. तो ये 2 स्टेटमेंट्स सही हैं, तीसरा और दूसरा स्टेटमेंट गलत है. सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी बहुत पॉलिसी तो बनाती ही है एग्रीकल्चरल मैटर्स पे. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.